मॉर्निंग सबको। नमस्कार। बार बार मेरे को लोग पूछते हैं मेरा वो वन मैन शो का वीडियो देख के उसके बारे में। बहुत लोगों को ऐसा विचार आता है, ये वन मैन शो ऐसे डॉक्टर शेणे ने कैसे बनाया। ये तो बहुत ही एक दिल को छूने जैसे एक्शन उन्होंने किया है। सबको ऐसा क्यों नहीं होता है? देखो, इसका आंसर है ना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। हर एक इंसान को दुनिया में अपना जीवन का समय में चैलेंजेस आता है। ये चैलेंजेस बोल के नहीं आता है। अलग अलग तरह का चैलेंजेस अलग अलग समय पर अलग अलग जगह पर आता है। इसके लिए, ये चैलेंजेस को फेस करने के लिए हमारा मन में रेडीमेड आंसर है तो ही वो वन मैन शो होता है। अभी रेडीमेड कैसा होता है? दैट इज द ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड। मतलब वो है, सीक्रेट है वन मैन शो का। कोई भी आंसर क्वेश्चन के लिए रेडी नहीं रहता है, उसको ढूंढना पड़ता है। सपोज फॉर एग्जांपल, आप रोड में जा रहा है, ट्रैवलिंग कर रहा है। सामने रोड में है ने कुछ ऑयल टैंकर गया था, उधर से वो टार का या ऑयल लीकेज हुआ। आपको क्या पता होना है? व्हीकल स्किड हो सकता है, आपका ब्रेक नहीं लगेगा। अगर कोई टू व्हीलर में जा रहा है, वो तो स्किड होके मरने वाला है। इसके लिए तुरंत ब्रेक डालना है और आगे नहीं बढ़ना है, लोग आगे नहीं जाना है, ऐसा एक सिग्नल देना है। क्योंकि ऐसा चीज में बहुत लोग मर सकता है। और तुरंत इमरजेंसी पुलिस को या रोड सेफ्टी लोगों को बुला के उसका इलाज कराना है। अभी उससे आपने बहुत बड़ा डिजास्टर है ना रोक दिया। देखो, इसको बोलते हैं वन मैन शो। अभी ये चीज मैंने आपको अभी बोला, इसके लिए आपको मालूम पड़ा। नहीं है तो मैं क्यों करूं? मेरे को क्या है? मैं वो रोड में नहीं जा रहा हूँ। ये सब विचार आपका मन में आता है। जब अपॉर्चुनिटी ठोकता है आपको, फिर आप भाग जाते हैं और आप बोलते हैं मेरा नहीं है वो काम, मैं क्यों करूं, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। देखो, इसी से आप लोग वन मैन शो नहीं कर सकते हैं। नहीं 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 नहीं, ये मेरा है। कोई मेरा रिश्तेदार गिरेगा तो, कोई मेरा दोस्त लोग गिरेगा तो, चोट लगेगा तो सिर में, मर गया तो क्या करेंगे? ये सब विचार से आपको एक एक्सपीरियंस मिलता है। यस, आई कैन ऑल्सो डू इट। मैं भी ये काम कर सकता हूँ। ऐसे बहुत जगह पर है ना, लोगों का वो चैलेंजेस आता है, मगर लोगों का मन में कैसे हैंडल करना है, ये मेरे लिए चैलेंज है क्या, ये सब क्वेश्चन को है रेडीमेड आंसर नहीं। क्योंकि ये सब चीज किसी ने डिस्कशन नहीं किया है। लोगों को कैसे खाना है, कैसे थूकना है, ये सब सिखाया है। मगर इमरजेंसी में कैसे मैनेज करना है, ये नहीं सिखाया है। दूसरे को कुछ होता है तो मेरा नहीं है, मैं क्यों करूं, ये एटीट्यूड रहता है। इसके लिए वन मैन शो इज नॉट एक्शन, इट इज ए पर्सनालिटी। टू बिकम वन मैन शो चैंपियन, यू शुड डेवलप कुछ कुछ कैरेक्टर्स। मतलब वन मैन शो का चैंपियन बनना है आपको, तो आपको है ना खुद को, मन को ट्रेनिंग करना है। मतलब ऐसा ऐसा चीज में मैं ये एक्शन करेगा। सपोज बिल्डिंग में धुआं आ रहा है, आग लगा है, इमीडिएटली फायर इंजन वाले को कॉल करना, या पुलिस को इन्फॉर्म करना, या लोगों को बेल मार के ना पूरा लोगों को सायरन बजा। इससे क्या होता है, पब्लिक बाहर आएगा या अपना जान बचेगा। बिल्डिंग को आग लगेगा, रिसेंटली आपने देखा है दिल्ली में, वो क्या, कोचिंग सेंटर में आग लगा। बच्चे लोग कितने में, 18 बच्चे लोग जल गए।
कितने लोगों को जान गया। बोट टिल्ट होता है, उसमें है ना, ये नहीं रहता है, सेफ्टी जैकेट नहीं रहता है, ट्रेनिंग नहीं है, सेफ्टी सेफ्टी लोगों को नहीं रखा है, इंजन को टेस्ट नहीं किया। सो ये सब है ना, माइंड प्रिपेयर करना है। ये एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट, एसडीआरएफ, स्टेट डिजास्टर, सो इनका सब प्रोटोकॉल है ना, कभी कभी टाइम मिलता है तो पढ़ना है, तो उससे हमको मालूम पड़ता है। अभी हम किधर भी रिक्रिएशन को गया, सपोज मान लो कुल्लू मनाली में गया, या कश्मीर को विजिटिंग को गया, उधर कुछ भी हो सकता है, स्नोफॉल हो सकता है, अवलांच हो सकता है, लैंडस्लाइड हो सकता है, कितने लोग लैंडस्लाइड से मरते हैं। उस समय हमारा माइंड प्रिपेयर है क्या, या ब्लाइंडली वी आर गोइंग, कुछ मालूम नहीं जाते रहा। फिर उसके सपोज एक एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी गिर गया, कैसे ये, सी, ये सब है ना, प्रिपेयर्ड माइंड को ही एक्शन लेने को होता है। अनप्रिपेयर्ड माइंड को सरप्राइज होता है, अरे अरे बाप रे, ऐसा कैसा हो गया, सब लोग ऐसे, ऐसा कैसा हो गया। ऐसा कैसा नहीं, उससे कैसे बचना है, और लोगों को बचाना है, उससे कैसे बचना है, और लोगों को उससे कैसे बचाना है, ये विचार पहले से करना है। सपोज इफ दिस हैपन्स आई विल डू। अभी आप किधर वो वैष्णो देवी जा रहा है, या आगे मानस सरोवर का जा रहा है, उधर टेररिस्ट अटैक हो सकता है, उसका बंदोबस्त किया है क्या नहीं है, पता करना है, सेफ्टी प्रोफाइल ये सब देखना है। सो इसके लिए जब लोग मेरे को पूछता है, ये वन मैन शो आपने कैसे डेवलप किया, आपने किधर भी ट्रेनिंग, नहीं नहीं नहीं, मैंने किधर भी ट्रेनिंग नहीं लिया है। मैंने एक खुद के लिए बचपन से ही अडॉप्ट किया है। जब भी चैलेंजेस आता था मेरे को, मतलब मेरा माँ मेरे को कुछ बोलता था, सो मैं वो सब चैलेंज से लेता था, ऐसा नहीं टाल देता था। सो स्कूल में भी वैसे ही है। स्कूल में है ना, मेरे को बहुत बार जो जो काम को फेस किया है मैंने, उसमें सब मेरे को एक्सपीरियंस मिला है। अभी आप ये याद रखो, मैं एक स्टोरी बोलता हूँ स्कूल का। अभी स्कूल में हमारा क्लासरूम नहीं था, शॉर्टेज था। सो मेरे को वो इन्होंने, हेडमास्टर ने बुलाया, देखो ऐसा ऐसा है करके। अरे मैं तो है ना, 15 साल का लड़का हूँ, 10वीं स्टैंडर्ड में है, पैसा तो नहीं है। और मैं, हेडमास्टर मेरे को बोलता है बिल्डिंग को पैसा लगेगा बहुत, सो हमारे पास पैसा नहीं है। फिर मैंने क्या किया, मैंने वैसे ही नहीं छोड़ा है, 5 5 पैसा, 10 10 पैसा, सब लोग चॉकलेट कुछ कुछ लेने को लाता है, वो सब रोज रोज हर एक बंदे से यानी 5 पैसा, 10 पैसा, 5 पैसा ऐसा कलेक्ट करता था। जिसके भी पास पैसा रहता था वो मेरे को देता था, मैंने एक डब्बी में कलेक्ट करके, जब 6 महीने में 1200 रुपीज हो गया, मैंने लाके हेडमास्टर को दिया। वो इतना खुशी हो गया। अभी उस जमाने में 1200 बोलेगा तो बहुत हो गया। हाईएस्ट डोनर वाज 5000 रुपीज, एक ही कंपनी ने दिया था। बाकी दो डोनर थे, एक डोनर 2500, दो या तीन डोनर 2000 था, हमारा नेक्स्ट था 5वां नंबर में 1002। इसी के लिए हमारा नाम है ना उसमें डाल दिए, SVS हाई स्कूल, 1977 79 बैच ने इतना पैसा डोनेट किया है। सो दैट इज ए वन मैन शो। सी, उस समय मेरे को कुछ मालूम नहीं था, बट मैंने चैलेंज एक्सेप्ट किया, मैंने ये कर दिया। सो उससे मेरे को एक, अभी तक या अभी भी मैं रिसेंटली विजिट करने के समय वो देख के बहुत खुशी हो गया। अभी देखो कितना साल हो गया, 1977, 23 + 29, हाँ, 49 years ago, 49 years ago I did that, and still I am happy। उसके बाद बोला, देखो वो हेडमास्टर बोलता है, वो साइकिल का शेड है ने, उसी जगह पर बांधने वाला है। अभी वो शेड निकालने के बाद ही वो बांध सकता है। कितना अच्छा है हमारा हेडमास्टर। और ऐसा लगता है मेरे ऊपर है ने,
हाईएस्ट भरोसा है उसको, ये कुछ भी करता है। उसने सोचा मैं हनुमान जी है, ठीक है, मैंने को तो मालूम नहीं है। मैंने बोला, मेरा मैंने क्या किया, चार पांच बंदे को है ने, लड़के लोगों को, मेरा बैचमेट, मेरा ट्रस्टेड बैचमेट है वो लोग सब, बुलाया। सी संडे का दिन हम इधर आएंगे सुबह, फिर हम इसका विलावरी करेंगे। आप मानेगा नहीं, सुबह से 9 बजे से 2 बजे तक है ना, पूरा शेड हमने फ्लैट कर दिया। देखो ये है वन मैन शो। आप सोचो कितना एक एनर्जी होता है माइंड में, उसको स्ट्रीमलाइन करके, प्रिपेयर करके, ऑर्गेनाइज करके कौन रखता है, वही वन मैन शो कर सकता है। ऐसे नहीं है कि डायरेक्शन लेस। जैसे गंगा जी में पानी जाता है क्या नहीं, कितना पानी जाता है, 12 मंथ्स पानी जाता है, इतना पानी जाता है। बट वही पानी को रोक के, डैम बांध के, उसको टनल बांध के अलग अलग गांव में छोड़ेगा, कितना खेती के लिए पानी मिलेगा। और वही डैम से है ने हाइड्रो पावर जनरेट कर सकते हैं। देखो माइंड माइंड भी वैसे ही जाते ही रहता है, जाते थॉट्स आता है जाता है, थॉट्स आता है जाता है। उसको ऑर्गेनाइज्ड करेगा तो ही है ना तुमको उसका एनर्जी जनरेट होता है। लोगों को ये टेक्निक मालूम नहीं, मैंने बहुत सीखा है इससे। ऑर्गेनाइज योर माइंड, माइंड को अपना कंट्रोल में ले। दूसरे का बात, दूसरे का पास मत रखो उसको, दूसरे को पास रखेगा उसको गुलामी बोलते थे। जब गुलामी रहता है, क्योंकि हमको गुलामी में ज्यादा इंटरेस्ट है, ब्रिटिश लोगों ने है ने हमको गुलामी रख के हमारा ये सब तोड़ दिया है, अंदर का झील। सो मैं बोलता हूँ हमारा माइंड को बहुत ताकत है, उसको कंट्रोल करना है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। सो हमने तोड़ दिया बिल्डिंग। फिर उसको वो बोलता है, अभी देखो हमारा वो बिल्डिंग बांधने के लिए इतना बड़ा बड़ा है ना, लाल कलर का पत्थर, कोंकण में जाएगा है ना, इतना बड़ा बड़ा 25 किलो का एक एक पत्थर आता है, 20 से 25 किलो। वाइट रेड रेड स्टोन बोलते हैं उसको। वो पहाड़ से कट करके लाता है। वो ट्रक है ना जो पत्थर लाता है, उधर एक छोटा सा ब्रिज, ट्रक उसके ऊपर नहीं जा सकते, वो ब्रिज के वो बाजू रखता है। उधर से है ना 150 मीटर दूर स्कूल है, रोज वो लाके रखता था। मतलब हर एक 3 दिन में एक ट्रक लोड। और आप जानते नहीं है, मैं है ना उसको ऐसा उठा के गाड़ी में रख के, गाड़ी खींच के रोज लेके जाके बिल्डिंग जिधर बांधने वाला है उधर रखता था। ये काम मैंने 10th स्टैंडर्ड में किया है। कोई कर सकता है? आज ट्यूशन में बिजी रहता है, मैं पत्थर उठाने में बिजी होता, और उसी पत्थर से है ना वो बिल्डिंग बांधा है। ये एवरी डे मैंने ये किया है। शायद इसी के लिए कुदरत ने है ना मेरे को 10th स्टैंडर्ड में मैथ्स में फर्स्ट दिया, हाईएस्ट मार्क दिया। सो ये सब है ना वन मैन शो ही है, आप जानते नहीं है। मतलब आप, यू योर सेल्फ टेक डिसीजन एंड डेमोन्स्ट्रेट दैट एक्शन। ऐसा बहुत कुछ है ना। एमबीबीएस के पहले, एमबीबी इंजीनियरिंग से, अभी और एक एग्जांपल मैं बोलता हूँ। जब मैं 12th स्टैंडर्ड में मेरे को अच्छा मार्क आ गया, सो मेरे को इंजीनियरिंग सीट मिला। अभी इंजीनियरिंग में है ना, हासन में मलनाड कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में मैंने मेडिकल का भी इंटरव्यू दिया था। उधर उस समय मेडिकल में क्या था, जब वो डॉक्टर रुद्रप्पा करके एक डायरेक्टर था,
उसने हमारा सर्टिफिकेट सब देखा, ऐसा फेंका था उसने। भी 12 स्टैंडर्ड का लड़के के पास सामने तुम्हारा एरोगेंस दिखाएगा तो क्या होने वाला है? वो कोई बाहर आके बोलेगा तो भी मानेगा नहीं, तो पागल हो गया बोलता है, करेक्ट है ना? मेरा सर्टिफिकेट, एनसीसी का सर्टिफिकेट ऐसा फेंका, मेरा फ्रीडम फाइटर फादर का सर्टिफिकेट फेंक लिया, इसको कुछ वैल्यू नहीं, गो। मेरे को मन में बहुत धक्का लगा, ये ऐसा क्यों फेंकता है? फिर वो सर्टिफिकेट सब लेके वापस आ गया गाँव। मैंने पहला जाके एनसीसी का लेफ्टिनेंट कर्नल को मेरा टीचर के थ्रू एक लेटर लिखवाया, देखो ये सब फालतू सर्टिफिकेट स्टूडेंट के लिए कुछ यूज नहीं है, सो गवर्नमेंट ने है ऐसा किया है मेरे को, करके मैंने बोल दिया। सो वो लेफ्टिनेंट कर्नल मैंगलोर में रहता था, वो बहुत अच्छा था। सो उसने है गवर्नमेंट को इमीडिएटली लेटर लिखा, ऐसा ऐसा हुआ था। सो गवर्नमेंट ने अगले साल से 5 सीट एनसीसी, सी सर्टिफिकेट पास हो गया कौन है, उनको रखा। उसके कारण बहुत लोगों को फायदा हो गया। वैसे मैं मेडिकल का डायरेक्टर ने ऐसा किया है करके है ना। सो एक लेटर है ना, मैंने चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका को लिखा था, आर गुंडूराव करके चीफ मिनिस्टर था। मैंने एक लिखा, ऐसा ऐसा मैं इंटरव्यू को गया था बेंगलोर में। सो उन्होंने मेरे को देखने को छोड़ के सर्टिफिकेट सब, ये नहीं है वो नहीं है करके ऐसा फेंका। सो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, ऐसा करके मैंने कन्नड़ में एक बस स्टैंड में बैठ के लेटर लिखा, मिडनाइट, आसाम बस स्टैंड में। आपको मालूम है क्या हो गया उसके बाद? सो मैंने इंजीनियरिंग कोर्स ज्वाइन किया, 6 महीने के बाद है ना, मेरे को गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से एक लेटर आता है इंजीनियरिंग कॉलेज में, स्पीड पोस्ट। वो क्या बोलता है, आर यू इंटरेस्टेड टू ज्वाइन मेडिकल कोर्स करके, इफ यू आर इंटरेस्टेड काइंडली रिटर्न दिस लेटर एज सुन एज पॉसिबल। मतलब अगर तुमको एमबीबीएस ज्वाइन करना है तो ये लेटर में सिग्नेचर करके वापस भेज दो। सो मैंने भेज दिया। इसके लिए मेरे को मेडिकल सीट मिला। बट आपको मालूम पड़ना है, जो डिसीजन मैंने इंजीनियरिंग छोड़ना है और मेडिकल करना है, वो मैंने खुद डिसीजन लिया था, किसी का ओपिनियन नहीं लिया मैंने। जो होता है वो देखेंगे करके मैंने छोड़ दिया। सो फिर मैं बैंगलोर मेडिकल कॉलेज को आके ज्वाइन किया। वैसे मैं एमबीबीएस फाइनल ईयर एग्जाम खत्म होने के बाद इंटर्नशिप था। सो उस समय भी जो हमारा जनरल सर्जरी पोस्टिंग में बहुत एक्सीडेंट का पेशेंट्स आते थे, और कोमा में आते थे, मर जाते थे, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई न्यूरो सर्जन नहीं है इलाज करने, कुछ मॉनिटरिंग नहीं है, कुछ नहीं है, आके है ना एक रूम में डाल देते थे इमरजेंसी में। और दिन में है ना एक दिन का ड्यूटी में मैं 3 4 पेशेंट लोगों को डिक्लेयर कर देता मर गया करके। फिर मेरा मन में एक विचार आ गया कि अगर मैं न्यूरो सर्जन बनूंगा, ये तब कई केसेस को मैं इलाज कर सकता है क्या, इनका मौत रोक सकता है क्या। इसी एक चीज के लिए मैंने पर्सनल डिसीजन लिया, ये न्यूरो सर्जन बनूंगा करके। सो वो भी मैंने किसी को पूछा नहीं है, वो भी एक डिसीजन वन मैन शो ही है। हर एक लेवल में मेरे को एडवाइजर कोई नहीं था, मैंने खुद डिसीजन। सो एक बार डिसीजन लेने के बाद मेरा मन में वो बैठ गया कि किधर भी जाएगा तो मैं न्यूरो सर्जरी का याद रखूंगा। सो ऐसे वेटिंग पीरियड में मेरे को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का हॉस्पिटल का एक एडवर्टाइजमेंट देखा। सो मैंने तुरंत अप्लाई किया। सो मेरे को मिल गया वो। सो फिर मैं उधर जाके न्यूरो सर्जरी में ज्वाइन किया। भी ज्वाइन करने के समय है ने उधर का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डॉक्टर एसपी अग्रवाल थे, उसको टेंशन शुरू हो गया। कोई भी डॉक्टर वो डिपार्टमेंट में वर्किंग करने के लिए एज ए जूनियर रेसिडेंट रेडी नहीं था। सो फिर मेरे को देख के ये बंदा किधर से आ गया,
सो उसने सोचा किसी मिसगाइडेड लड़का होगा। सो फिर भी है ना, आशा तो रहता है इंसान को। उसने ज्वाइन करो बोला। ज्वाइन करने के बाद है ना, मेरे को मालूम पड़ा वो डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है, उधर सब गुस्से लोग भरे हैं। और डांट ज्यादा है, इसी के लिए कोई भी डॉक्टर लोग, जूनियर डॉक्टर लोग वो डिपार्टमेंट में नहीं आते थे। फिर एक 2-3 महीने के बाद जब मैं टिक गया और मैंने इन्हें एंजॉय करने को लगा, मेरे पीछे 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 4 न्यूरो सर्जरी रेसिडेंट डॉक्टर ज्वाइन हो गए। देखो, जब मैं गया था उस समय सालों साल तक कोई रेडी नहीं था। जब मैं टिक गया, 4 और लोग आके। सो इसका मतलब क्या है? सब लोग यानी कॉपी कैट्स हैं। मतलब खुद का डिसीजन नहीं लेता है और डर जाता है, और दूसरे को देख के वो भी इम्प्रूव होता है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन। जब मैंने न्यूरो सर्जरी रेसिडेंसी करते करते वक्त हमको पहला ऑल इंडिया एंट्रेंस का डिक्लेयर हो गया, फर्स्ट ऑल इंडिया एंट्रेंस। उसका एग्जामिनेशन मैंने दे दिया, जनरल सर्जरी एमएस करने को। क्योंकि डायरेक्टली है ने मेरे को न्यूरो सर्जरी नहीं करना था, एमएस करके। जब मेरे को कर्नाटक का एंट्रेंस में उसी समय डिक्लेयर हो गया, मैं कर्नाटक का एमबीबीएस किया था। सो मैंने उधर दिया। सो मेरे को उधर हाई रैंक मिला, नंबर 2। सो उसके लिए मैंने कर्नाटका में, मेरा ओरिजिनल कॉलेज है बेंगलोर मेडिकल कॉलेज में, मैंने ज्वाइन किया। अभी ज्वाइन करने के बाद 2 महीना हो गया था। बट उसके बाद हमारा ऑल इंडिया का रिजल्ट आ गया। सो उस समय क्या हो गया, मेरे को है ना, उधर भी मेरे को हायर रैंक मिलने के कारण जो मेरा फर्स्ट चॉइस था ग्रैंट मेडिकल कॉलेज, उसमें मेरे को एडमिशन मिला। अभी मेरे को ज्यादा ग्रैंट मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करना था, क्योंकि मैंने बैंगलोर मेडिकल कॉलेज में एक कोर्स तो किया है, एमबीबीएस। उसका टेस्ट हो गया मेरा। मेरे को उधर जाना था। सो मैंने किसी को पूछा नहीं, मैंने खुद जाके ने डिसीजन लिया, चलो एक चांस लेता है मुंबई में जाके ग्रैंट मेडिकल कॉलेज। सो मैं ऑफिस को जाके है ने उसको बोल के मेरा पूरा सर्टिफिकेट लिया, और मैं इधर आ गया, जे जे हॉस्पिटल, ग्रैंट मेडिकल कॉलेज मुंबई, एमएस करने। देखो, एमएस करने के समय भी है ना, मेरे को उधर इनिशियली ये डीन ने है ना बहुत तकलीफ दिया, क्योंकि मैं फर्स्ट बैच वाला हूँ, आउटसाइडर हूँ। उनको एक एलर्जी जैसा हो गया कि आउटसाइडर कैसे इनसाइड में आएगा। देखो, ये है ना मिस्टेक करते हैं लोग। गवर्नमेंट में रह के भी, गवर्नमेंट का हॉस्पिटल में रह के भी इनको आउटसाइडर इनसाइडर का एक फीलिंग रहता है। यही हमारा देश के लिए धोखा देता है। मैं तो ऑल इंडिया एंट्रेंस का कैंडिडेट हूँ। मेरे जैसे 7 लोग थे, मेरा दोस्त लोग। इनका ये एटीट्यूड की वजह से 6 लोग है ना बाहर भाग गए। कोई भी नहीं था, मैं अकेला लड़का है ना अटक गया होता। फिर मैंने छोड़ा नहीं है। मैंने है ना प्राइम मिनिस्टर को और सोशल जस्टिस मिनिस्टर और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ऐसे ऐसे लिख लिख के डाल दिया, लेटर्स लिखा, रजिस्टर लेटर लिखा। इधर मेरे को डीन है ने तकलीफ दे रहा है, एडमिशन करने के समय है ने मेरे को हाउस हाउस सर्जनशिप नहीं दे रहा है। तो ये हमको सिर्फ नॉन ऑपरेटिव सर्जन बना रहा है, एज ए पीजी स्टूडेंट रख रहा है बोलता है। सो उसमें हमको स्टाइपेंड भी कम है, ऑपरेशन का चार्जेस भी, ऑपरेशन का चांसेस भी नहीं देता है। ऐसा बोलेगा इधर आके मेरे को सर्जरी क्यों कर रहा है, मैं ओरिजिनल हॉस्पिटल में रहता था ना बेंगलोर में। सो ऐसा करके जम के लेटर लिखा। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन आ गया। उधर मेरे को डीएमईआर ने बुलाया, व्हाई यू हैव रिटर्न लाइक दैट। मैंने बोला, व्हाई आई हैव रिटर्न इम्पोर्टेंट है क्या तुमको? जो बाहर से आया उनको अरेंजमेंट करना। सो उसके बाद वो उन्होंने पूरा प्रोग्राम ही हटा दिया है। हाउस सर्जन रजिस्ट्रारशिप निकाल के फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल।
फर्स्ट जूनियर रेसिडेंट, सीनियर रेसिडेंट एंड चीफ रेसिडेंट, ऐसा पोस्ट बनाया, सबको अलाउ किया। देखो ये सब चीज है ना, मैंने वन मैन शो ही बोलते हैं इसको, मेरे को कोई सपोर्ट नहीं था, किसी ने बोला भी नहीं। इसको बोलता है फ्रीडम पाना है। जो भी इनजस्टिस करता है उसके अगेंस्ट को भी हमको जंग छेड़ना है, जो भी मुश्किलें आता है उसको भी हमको फेस करना है। ये सब वन मैन शो, इससे है ना एक रीइंफोर्समेंट होता है। वैसे भी मेरा पर्सनालिटी, मैं एनसीसी का कैंडिडेट हूँ, मैं एनसीसी का कैंडिडेट हूँ बोलेगा, उसमें है ना हमको सिखाया था ड्यूटी एंड डिसिप्लिन टवर्ड्स कंट्री। देश के लिए है ना जो भी करना है वो सब आपको करना है, इसी के लिए तो इधर पैदा हो गया है। ये हमारा मन में है ना एनसीसी में डाल दिया था। और वो ही मेरे को कोई भी काम बोलता है ना, मैं हाईएस्ट सिंसियर से करता था पहले से। ड्यूटी एंड डिसिप्लिन टवर्ड्स, और गलत चीज नहीं करना है हमको, है ना किसी को चीटिंग नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है। और वैसे भी मैं नेशनल वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब स्वयं सेवक संघ का, स्वयं सेवक संघ मतलब खुद का काम खुद करना है। देखो वन मैन शो में क्या है, खुद का डिसीजन खुद लेना है। वो नेशनल वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन में उसको हम स्वयं सेवक संघ बोलते हैं। उसको राष्ट्रीय डालेगा तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। इसमें क्या होता है, सो तुम्हारा पर्सनालिटी को बनाना पड़ता है तू ही खुद। यू आर योर ओन गाइडेंस। स्वयं सेवक हर एक काम दूसरे को नहीं बोलेगा, खुद करेगा। इससे तुम्हारा माइंड और बॉडी है ना स्ट्रांग रहता है। सो यू आर डिसीजन मेकिंग पावर इज वेरी। सो ऐसे वैसे करके है ना मेरा डिसीजन हर एक लेवल में, मैं किसी को भी डरता नहीं था। ये जरूरत है बोल के मेरे को लगा, मैं खुद करता था। बचपन में एक बार हमारा कुएं में है ना, उस समय टैप वाटर नहीं था, आता था। हमको वेल का, कुएं का पानी पीना पड़ता था। उस समय उसमें बहुत मच्छी था। तो उसमें है ना मच्छी मर गया और पानी पूरा खराब होके बीमारी आने को लगने वाला था। उस समय मेरा माँ को बहुत टेंशन हुआ था, कैसे अभी डील करेंगे करके। एक बार वो दूसरा गांव में बाजू में गई थी किधर भी, उसी समय है ना मैं 11वीं में था। मैंने मेरा भाई को बुलाया, मैं नीचे उतर रहा हूँ कुएं में। वो तो 50 फीट लंबा था डेप्थ में, और 5:30 बज गया था। मैं नीचे गया, फटाफट पानी पूरा खाली करा, फिर वो कीचड़ था ना वो भी खाली किया। फिर मैं ऊपर आने का कोशिश कर रहा था। 6:30 बज गया, ऑलरेडी सनसेट होने वाला था, काला काला। सो मैं इतना डर गया कि मैं अभी गया काम से। सो ऊपर आने को कोशिश करता था, वो रस्सी है ना आधा टूटेला था, अगर टूटता था तो मेरा मृत्यु होता था गिर के। सो मैंने लकीली भाई को बोल के चिल्ला के, दूसरा एक अंकल था उधर बैठ के, उसको बुलाया। और हमारा ये है ना सीडी, सीडी बोलते हैं ना, सीडी को मंगाया। वो रस्सी से बांध के उसके ऊपर खड़ा करके ऊपर आ गया। मेरे को इतना डर डर गया था मैं, अंदर है ना पूरा काला था। अगर मैं ऊपर नहीं आता होता तो कैसे होता था। सो ये टेंशन में था। देखो ये सब है ना हीरोइक एक्ट है वो सब, अभी बचपन में किया है विदाउट सोच समझ के, बट उससे है ना मन को एक मालूम पड़ा है, बॉडी में और मन में एक ट्रेमेंडस शक्ति रहता है। उसको सही सही टाइम सही तरह ट्रेनिंग देगा तो उनको ये डिसीजन मेकिंग पावर बहुत अच्छा आता है। कोई भी डिसीजन तो उसको करेक्ट क्रिटिकल एनालिसिस करके तो एक्शन करेगा, उसमें पॉजिटिव रिजल्ट आता है करके। मैंने इतना भी वन मैन शो में ऑपरेशन किया है, उसमें सब पेशेंट मेरा बच गए हैं। टाइमली इंटरवेंशन करना, करेक्ट इंटरवेंशन करना, विदाउट गिविंग एनी रीजंस। सो यू शुड एक्ट, दैट इज व्हाट वन मैन शो। तो मैं एमबीबीएस में ज्वाइन करने के बाद हॉस्टल में रहता था, बैंगलोर मेडिकल कॉलेज जेंट्स हॉस्टल।
उधर 150 स्टूडेंट्स थे। अभी हमारा खाना पीना सब अंदर ही था। मेस था हमारा हॉस्टल का। ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। और महीने का एक महीने में 220 210 रुपये ऐसा आता था। अभी हॉस्टल में एक जनरल सेक्रेटरी रहता था, उसको लोग इलेक्ट करता था। मोस्ट ऑफ द टाइम सीनियर मोस्ट रहता था, जो बार बार फेल होके रहता है सीनियर। सो उनको ही चांस मिलता था। अभी ये लोग क्या करते थे, मेस चलाने के लिए एक मेस सेक्रेटरी महीने महीने में बनाते थे, अपना चॉइस का। एक एक बार ये लड़के को, दूसरा दूसरे लड़के को। सो ऐसे ही चलने के समय, सो लोगों ने, बच्चे लोगों ने बोला, सो तुम इस बार जनरल सेक्रेटरी बनो। सो मैं जनरल सेक्रेटरी बन गया। बनने के बाद मैंने बोला, चलो मैस चलाओ। तो एक बंदे को बोला, बिल आ गया 220 रुपया। तो 2 महीने के बाद ऐसा किया मैंने। मैंने खुद है ना, देखता हूँ चला के। सो मैं मार्केट में जाता था, फ्रेश वेजिटेबल्स, केला लाता था। उस समय है ना, फायर के लिए हमको उधर जाके, मार्केट में जाके एक ट्रक लोड ऑफ लकड़ी लाना पड़ता था। वो भी खर्चा, ये सब मैं सुबह उठ के लेके आता था। सो ये पूरा करने के बाद मेस बिल है ना, उस महीने का 110 रुपये आ गया। सो पब्लिक साइक हो गया, मतलब स्टूडेंट्स। पिछले महीने 220, इस बार 110, मतलब 50% डाउन। सो वो बिलीव नहीं कर सका। अगले महीने वापस मैंने किसी को दिया नहीं है, मैं ही जनरल सेक्रेटरी ने, मैंने चलाया। वापस 110 आया। ऐसे 3 महीना मैंने चलाने के बाद मालूम पड़ा 110 के ऊपर जाता ही नहीं है। अभी तुम लोग समझ सकता है ये क्या चीज है। 220, ये लोग बाकी का पैसा सब अंदर डालता था, अपना है ना। देखो कितना डेप्थ में चलता है करप्शन। स्टूडेंट लोग ही है ना ऐसा करके पैसा खाते थे। उसको मैंने डिसमेंटल कर दिया, अकेले ने बैठ के। और जब भी मैं हम लकड़ी लाता है, उधर बार्गेनिंग सब चलता है। सो आप बार्गेन करो, लकड़ी लेके आओ एक ट्रक लोड, और उसको है ना पैसा ऊपर नीचे करो, और इधर है ना ज्यादा रेट डालो। मैंने इसका एक सॉल्यूशन फाइंड आउट किया। मालूम है आपको क्या किया मैंने? एक प्रोफार्मा में लिख लिया कि हमको इतना इतना गैस का जरूरत पड़ता है। सो हमको लकड़ी नहीं यूज करना है, गैस का। देखो 1983 में मैंने विधानसभा में जाके मिनिस्टर को मिलके, उसका पीए को मिलके, मेरा एक रिक्वेस्ट लेटर दे दिया हॉस्टल के तरफ से। और 1 महीने के अंदर हमको गैस सैंक्शन हो गए। सो नो मोर वुड, गैस का है ना बंदोबस्त हो गया। 5 6 सिलेंडर सैंक्शन था, हर महीना सिलेंडर आता है, गैस लगाता है। सो एवरीथिंग इज यू नो सेंट्रलाइज्ड फायर। सो इसमें क्या मालूम पड़ता है, माई एज वॉज हार्डली 19 years एट दैट टाइम। सो आई हैव टेकन यूनिलैटरल डिसीजन to cut the mess bill 50%. And those were the time our students were not having adequate money to pay mess bill। उस समय मैंने ये करके दिखाया। ये सेंट्रलाइज्ड गैस
कोई ड्रीम में भी नहीं सोच सकता है 1983 में गैस सिलेंडर अटैच करना। तीसरा महीने में मैंने इम्प्लीमेंट किया वो। ये इसी को बोलता है वन मैन शो। वन मैन शो मीन्स यू टेक एक्टिव पार्ट, यू टेक डिसिसिव पार्ट, you take whole responsibility that I will do and challenge. And that is why I want public to learn from this. It is not Ratnagiri Apus mango. Ki on its own it will come. You should devise a methodology. You should study what is best and what can be achieved and what has to be done. Thank you very much. If you like this video, kindly subscribe and forward to your friends, colleagues, relatives so that they can also develop a heroic personality to face future challenges in their life. Thank you very much.